नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अकबर के लोक कल्याणकारी कार्यों को देखा था, साथ ही मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक होने के कारणों को देखा था, आज हम इस वीडियो में अकबर की विजयों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसमें अकबर की विजयों को देखने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले मेरे वीडियो आपको प्राप्त हो। तो आइए अब हम देखते हैं अकबर की विजयें। अकबर की विजयों को हम दो भागों में देख सकते हैं। पहला है बैरम खान के संरक्षण काल में मुगलों की विजयें। इसके अंतर्गत हम 4 विजयों को देखते हैं, जिसके माध्यम से भारत में पुनः मुगल साम्राज्य व्यवस्थित होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला है पानीपत का युद्ध। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट में आपसे इसमें क्वेश्चन करूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और इसमें आपको पीएससी से लेकर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी बहुत सी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसे आखिरी तक देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पानीपत का युद्ध। इससे पूर्व की अगर हम स्थिति की बात करें तो आप देखेंगे कि हुमायूं का मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध के बाद भारत में वापसी होती है। भारत में वापसी होने के कुछ समय बाद ही आप देखेंगे 27 जनवरी सन 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर और बैरम खां सिकंदर सूर का मुकाबला करने के लिए पंजाब में थे। इस समय दिल्ली में हुमायूं शासन कर रहा था, किंतु हुमायूं की असामयिक मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में आप देखोगे सिकंदर शाह सूर के अन्य संबंधी आदिल खां सूर का जो प्रधानमंत्री था हेमू, जिसे हेमचंद्र भी कहा जाता है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके दिल्ली पर अपना आधिपत्य कायम करने में सफल हुआ। तो ये हेमू का अगर हम देखें प्रारंभिक जीवन तो यह रेवाड़ी का रहने वाला था और नमक का व्यापार करता था। प्रारंभ में इसकी नियुक्ति नापतोल विभाग में हुई थी। यह इस्लाम शाह सूर के समय में तरक्की करता गया और बाद में आदिल शाह सूर के समय में यह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने के बाद उसने जौनपुर से विजय अभियान प्रारंभ करके आगरा और दिल्ली पर आधिपत्य करने में सफल रहा। वह मुगल सूबेदारों को वहां से खदेड़ने में सफल हुआ और इस प्रकार आप देखोगे 1556 में ही वह दिल्ली और आगरा का शासक बन बैठा और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस प्रकार आप आप देखेंगे एक हिंदू शासक दिल्ली पर अपना साम्राज्य कायम करने में सफल रहा, किंतु वह ज़्यादा समय तक अपने सत्ता कायम नहीं रख सका, क्योंकि उनका मुकाबला मुगल शासक अकबर से अब हुआ। तो इसे पानीपत के द्वितीय युद्ध के रूप में देखते हैं। यह युद्ध 5 नवंबर सन 1556 को पानीपत नामक स्थान पर हुआ। इससे पहले भी हमने देखा था, बाबर के समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। अब भारत में पुनः मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अकबर को बैरम खां के संरक्षण में यह युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध में आप देखेंगे कि अकबर का पलड़ा हल्का था, किंतु हेमू के पास भी तोपखाने का अभाव था। इसके बावजूद दोनों के मध्य कड़ी टक्कर हुई और हेमू जीतने ही वाला था कि सौभाग्य से एक तीर हेमू के मस्तिष्क में लगा और हेमू बेहोश होकर गिर गया, जिसके कारण उसकी सेना ने समझा कि उनका शासक मर चुका है और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। इस प्रकार हेमू पराजित हुआ और अकबर की विजय हो गई। इस पानीपत युद्ध के विजय के साथ ही अकबर का आगरा और दिल्ली पर आधिपत्य हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सिकंदर सूर अभी भी पंजाब में एक चुनौती बना हुआ था। ऐसी स्थिति में अकबर ने बैरम खां को भेजा और बैरम खां ने सिकंदर सूर को पराजित करके सुदूर जंगल पहाड़ियों में
खदेड़ दिया और इस प्रकार पंजाब को भी 1557-58 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर जो पूर्व में था और जो मुगल साम्राज्य के लिए पूर्व में एक महत्वपूर्ण किला था, ऐसी स्थिति में बैरम खान ने वाहिद खान को यहाँ के शासक बहबल खान को पराजित करने के लिए भेजा। बहबल खान ने कोई कड़ी चुनौती नहीं दी और सरलता से 1559 ईस्वी में ग्वालियर को भी विजित कर लिया गया। इस प्रकार आप देखेंगे ग्वालियर भी सरलता से मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। इसके बाद जौनपुर विजय का कार्य किया गया। इस समय आदिल खां सूर का पोता शेर खान ने यहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और वह मुगलों को चुनौती दे रहा था। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बैरम खां के द्वारा अली कुली खान को भेजा गया। अली कुली खान ने शेर खां को पराजित कर दिया और जौनपुर पर आधिपत्य कायम कर लिया, किंतु स्वयं स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास करने लगा। ऐसी स्थिति में मुनीम खां को भेजा गया, जिसने अली कुली खान को पराजित कर दिया। उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और उससे पुनः वहां का गवर्नर बना दिया गया। इस प्रकार 1560 में जौनपुर मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। ये समय पीरियड था जो बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने विजय की थी। इसे हम इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो साम्राज्य है डायग्राम के अंदर, वह अकबर विजित करने में सफल रहा। अब हम बात करेंगे अकबर की उन विजयों की जब अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्ति प्राप्त की। मालवा, इस समय यहाँ का शासक बाज बहादुर था, जो संगीत प्रेमी था। इसकी रानी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, रूपमती थी। बाज बहादुर के शासनकाल में मालवा में अनेक अत्याचार हो रहे थे। वहीं इस समय अकबर की निगाह मालवा की संपन्नता पर थी और इसी उद्देश्य से उसने सबसे पहले 1561 में मालवा पर आक्रमण के लिए आदम खां को भेजा। आदम खां ने बाज बहादुर को पराजित कर दिया। बाज बहादुर खानदेश की ओर भाग गया। उसके बाद आदम खान ने यहाँ की संपत्ति को हड़प ली, जिसके कारण उसे वापस मुगल दरबार में बुला लिया गया। पुनः पीर मोहम्मद को भेजा गया। पीर मोहम्मद को बहादुर शाह वापस खानदेश से लौटकर पराजित करने में सफल हुआ और मालवा पर पुनः बाज बहादुर ने अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में अकबर ने अब्दुल खान को भेजा, जो बाज बहादुर को पराजित करने में सफल रहा और इस प्रकार 1561 में मालवा भी मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद आप देखेंगे चुनार पर आक्रमण। इस समय चुनार में भी अफगान सत्ता कायम थी। ऐसी स्थिति में 1561 ईस्वी में आसफ खान को भेजा गया। आसफ खान ने वहां पर आदिल खां सूर के अन्य जो अफगानी सहयोगी थे उनको पराजित करके चुनार को भी आधिपत्य में कर लिया। इस प्रकार चुनार का किला भी अकबर के साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद आप देखेंगे इस समय अकबर के यहाँ कोई संतान नहीं थी, अतः वह इस समय के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दरगाह की यात्रा के लिए गया और जाते समय आप देखेंगे भारमल ने, जो कि आमेर का राजा था, उससे जाकर मुलाकात की और दोस्ती का प्रस्ताव रखा और साथ ही उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने की बात की, जिसे सहजता से स्वीकार कर लिया गया और साथ ही वैवाहिक संबंध कायम करने की बात की, जिसे अकबर ने यात्रा से लौटते हुए विवाह करने की बात की। और इस प्रकार आप देखोगे भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के साथ ही साथ वैवाहिक संबंध भी कायम किया। इसके बाद आप देखोगे मेड़ता पर आक्रमण। इस समय 1562 ईस्वी में सरफुद्दीन को मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यहाँ पर इस समय उदय सिंह की ओर से मेड़ता का नेतृत्व जयमल कर रहा था। जयमल ने मुगल सेना का मुकाबला किया, किंतु अंत में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और इस प्रकार मेड़ता मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद अकबर ने दक्षिण की ओर ध्यान दिया। इसके बाद अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। गोंडवाना में इस समय वीर नारायण, जो एक बालक था जिसकी संरक्षिका रानी दुर्गावती थी, यहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन कर रही थी। अकबर की निगाह गोंडवाना के किले पर भी थी। ऐसी स्थिति में उसने 1564 ईस्वी में आसफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसका कड़ा मुकाबला वीर नारायण और रानी दुर्गावती के द्वारा किया गया, किंतु अंत में वीर नारायण लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और रानी दुर्गावती ने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं को कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली।
इस प्रकार गोंडवाना भी मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद आप देखेंगे मेवाड़। इस समय मेवाड़ में उदय सिंह शासक थे। अकबर ने यहाँ पर 1568 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय फत्ता ने उदय सिंह का संरक्षण करने के साथ साथ स्वयं अकबर का मुकाबला किया, अकबर को कड़ी चुनौती दी, किंतु अंत में अकबर विजयी हुआ और वह मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल रहा। किंतु इतने कठोर परिश्रम के बाद विजय मिली, जिसके कारण उसने वहां पर 30,000 राजपूतों का कत्ल कर दिया, जो अकबर के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इसके अगले विजय के क्रम में हम देखते हैं रणथंभौर का किला भी, जो एक महत्वपूर्ण किला था, और इस समय यहाँ पर सुरजन राय हाड़ा शासन कर रहे थे। अकबर ने सन 1569 ईस्वी में भगवान दास और स्वयं अकबर ने जाकर सुरजन राय हाड़ा को पराजित किया और रणथंभौर का किला भी विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने कालिंजर के महत्वपूर्ण किले की बात करी, तो यहाँ पर आप देखेंगे मजनू खां को 1569 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए भेजा। यहाँ के शासक रामचंद्र ने कोई कठोर मुकाबला नहीं किया और सरलता से मजनू खां का कालिंजर पर भी अधिकार हो गया। इसके बाद मारवाड़ा, जैसलमेर और बीकानेर, यहाँ के शासक थे चंद्रसेन, हर्राय और राय कल्याणमल। इन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार इन पर भी अकबर का आधिपत्य हो गया और अकबर ने इन्हीं को यहाँ पर शासक बनाकर शासन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद आप देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। इस समय तक आप देखोगे कि मेवाड़ के कुछ हिस्से पर ही अकबर अपना अधिकार कर पाया था, वह भी पूरे मेवाड़ को अपने आधिपत्य में करना चाहता था, किंतु उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप जो अपने साम्राज्य को स्वतंत्र बनाए रखना चाहता था, वहीं अकबर मेवाड़ को विजित करके मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था, जिसके कारण दोनों के मध्य युद्ध होना तय हो गया। और इस प्रकार 21 जून सन 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व आसफ खान और मानसी कर रहे थे, के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें आप देखोगे महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ाने प्रारंभ कर दिए थे, किंतु बाद में महाराणा प्रताप घिरने लगे। ऐसी स्थिति में उनके मित्र मानसी झाला ने उनका मुकुट पहनकर स्वयं महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में सहायता की और इस प्रकार महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए और मानसी झाला ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार आसिफ खान और मानसी हल्दी घाटी के युद्ध में विजय तो हुए, किंतु इसके बावजूद भी वह पूरे मेवाड़ को विजित करने में सफल नहीं हो पाए। आप देखेंगे इसके बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहते हुए ही मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर आधिपत्य कायम करने में सफल हो गए और इस प्रकार अकबर को यहाँ पर कभी भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। इसके बाद अकबर ने गुजरात की ओर ध्यान दिया। गुजरात जो अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था, साथ ही पश्चिमी देशों से व्यापार व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह केंद्र भी था। ऐसी स्थिति में 1571 ईस्वी में यहाँ पर खान आजम को आक्रमण करने के लिए भेजा। खान आजम ने मुजफ्फर खान तृतीय को पराजित किया और गुजरात पर आधिपत्य कायम कर लिया, किंतु कुछ ही समय बाद खान आजम के विरुद्ध विद्रोह हो गया और गुजरात पर पुनः मुजफ्फर खान तृतीय ने अधिकार कर लिया। मुजफ्फर खान तृतीय के उत्तराधिकारी मिर्जा हुसैन ने आधिपत्य कायम कर लिया और खान आजम को वहां से खदेड़ दिया। ऐसी स्थिति में अकबर को तीव्र गति से फतेहपुर सीकरी से गुजरात का रास्ता तय करना पड़ा और वह 11 दिन में ही गुजरात दोबारा पहुंचा और उसने 1572 में मिर्जा हुसैन को पराजित करके गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार आप देखेंगे गुजरात मुगल साम्राज्य का अंग बन गया और अकबर का यह सबसे तीव्र गति का अभियान था या तीव्र गति से गुजरात पर आधिपत्य करने का कार्य किया गया था। इसके बाद बंगाल और बिहार की ओर उसने ध्यान दिया। इस समय सिकंदर शाह सूर के ही उत्तराधिकारी दाऊद खान यहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में 1574 ईस्वी में मुनीम खां को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुनीम खां ने दाऊद खान को पराजित कर दिया और इस प्रकार 1574 में बंगाल और बिहार भी उसके अधीनता में आ गए। इसके बाद अकबर ने
काबुल पर आक्रमण करने के लिए भेजा, क्योंकि काबुल उनकी पश्चिमी सीमा रेखा में था और पश्चिम की सुरक्षा के लिए इसको विजित करना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अकबर ने मानसिंह को भेजा, जो 1581 में हाकिम मिर्जा, जो इस समय अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर चुके थे, को पराजित किया और उनकी बहन बख्तियारुन्निसा बेगम को यहाँ का गवर्नर बनाकर वह वापस आ गया। इस प्रकार काबुल भी मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद अकबर ने 1586 ईस्वी में कश्मीर को विजित करने के लिए कासिम खान, बीरबल और भगवान दास को भेजा। यहाँ पर इस समय यूसुफ खान और याकूब खान दो भाई शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। इसी समय आप देखोगे युद्ध के समय बीरबल कबायलियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आप देखोगे कासिम खान और भगवान दास यूसुफ खान और याकूब खान को पराजित करने में सफल हुए और कश्मीर भी मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया। इसके बाद अकबर ने 1591 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ पर जानी बेग शासन कर रहे थे। यहाँ पर अकबर की ओर से अब्दुल रहीम खान खाना को आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसने जानी बेग को सरलता से पराजित कर दिया और इस प्रकार सिंध भी 1591 में मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद अकबर ने उड़ीसा की ओर ध्यान दिया। यहाँ पर इस समय निसार खां शासन कर रहे थे। यहाँ पर अकबर ने मानसिंह को भेजा। मानसिंह ने 1590-91 ईस्वी में निसार खां को पराजित कर दिया और इस प्रकार उड़ीसा भी मुगल साम्राज्य का अंग बन गए। इसके बाद अकबर ने दक्षिण में खानदेश की ओर ध्यान दिया। खानदेश जो कि अकबर की सीमा से लगा हुआ था, यहाँ का शासक अली खां था, जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार 1591 में खानदेश भी मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। उसके बाद अकबर ने कंधार को आक्रमण करके विजित करने का कार्य किया और इसके लिए उसने शाहबेग को यहाँ पर भेजा, जिसने यहाँ के शासक मुजफ्फर हुसैन को पराजित करके 1595 ईस्वी में कंधार को विजित करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया, जो उसके पिता के समय में भी उसके अधीन था। अब वापस अकबर उसे विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल हुआ। इसके बाद उसने 1595 में बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ पर पन्नी अफगान नामक शासक शासन कर रहा था। अकबर की ओर से मीर मासूम को इस पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जो पन्नी अफगान को पराजित करके बलूचिस्तान को मुगल साम्राज्य में मिलाने में सफल हुआ और इस प्रकार आप देखोगे बलूचिस्तान भी मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद 1597 से 1600 के मध्य दक्षिण में अहमदनगर को विजित करने के लिए शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। इस समय यहाँ पर बहादुर निजाम शाह शासन कर रहा था। यहाँ पर शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना के बीच अनबन होने के कारण प्रारंभ में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु बाद में दोबारा इनको आक्रमण के लिए भेजा, जिसमें बहादुर निजाम शाह का संरक्षण चांद बीबी कर रही थी। बहादुर निजाम शाह और चांद बीबी ने कड़ा मुकाबला किया, किंतु अंत में पराजय हुई और इस प्रकार अहमदनगर भी मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया। इसके बाद आप देखोगे दक्षिण में असीरगढ़, यहाँ का शासक मीर बहादुर था। इसने आप देखोगे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार 1601 में असीरगढ़ को विजित कर लिया गया और इसके साथ ही अकबर की दक्षिण अंतिम विजय थी। अकबर अपने शासनकाल में एक विशाल साम्राज्य कायम करने में सफल रहा, जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में असीरगढ़ के दुर्ग तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक उसका क्षेत्र फैला हुआ था। तो दोस्तों, ये था अकबर का एक विस्तृत साम्राज्य, जहां उसने अपने मुगल साम्राज्य को फैलाया था। जैसा दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आज आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो मेरा पहला सवाल यह है कि अहमदनगर में इस समय कौन शासक बना हुआ था और उसका संरक्षक कौन बना हुआ था। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि गोंडवाना के शासक कौन थे और उसके संरक्षक कौन थे। आप इसे चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। हम अब अगला वीडियो जो है अकबरकालीन कला, साहित्य एवं संस्कृति पर देखेंगे, इसलिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो।